चलिए, तो अब हमको यहाँ पर स्वराज पार्टी गठन को समझना है। हम लोगों ने असहयोग आंदोलन की स्थगन तक देख लिया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन कब हुआ था? 12 फरवरी 1922। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है। महात्मा गांधी जी स्थगित कर देते हैं क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित होता है, कांग्रेस में कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो कि गांधी जी के इस कार्य से, गांधी जी के इस निर्णय से असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक, गांधी जी की जो भी यहाँ पर निर्णय लिया गया था, मतलब असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का जो निर्णय था, उससे असंतुष्ट हो जाते हैं और कांग्रेस से अलग होकर के 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी गठन करते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये असहयोग आंदोलन का स्थगन ही स्वराज पार्टी गठन का प्रमुख कारण नहीं था। ठीक है, स्वराज पार्टी गठन का और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि देखो इसके अलावा और क्या कारण थे। देखो स्थगित मतलब ये जो स्वराज पार्टी गठन करने वाले हैं, इनका नाम याद रखेंगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिल करके यहाँ पर स्वराज पार्टी गठन किए थे। अब देखो स्वराज पार्टी गठन का जो प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण को यहाँ पर समझिए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए हैं। इस वजह से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये मतलब कि गांधी जी के इस कार्य से असंतुष्ट हो जाते हैं और अलग होकर के यहाँ पर स्वराज पार्टी गठन करते हैं। अब दूसरा कारण समझिए। देखिए 1919 में भारत शासन अधिनियम, ठीक है, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 हमारे भारत लाया जाता है, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो इसके तहत क्या था कि हमारे भारत में जो केंद्र था, केंद्र में बाइकैमरलिज्म सिस्टम लागू किया गया था। हो सकता है ये भी मैं समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में ना आए, क्योंकि इसको भारत के इतिहास में पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो केंद्र में बाइकैमरलिज्म सिस्टम लागू किया गया था और इसी प्रकार से प्रांतों में डायरके सिस्टम लागू किया गया था। इसके तहत केंद्र में एक काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पर बनाया गया था और उसमें इलेक्शन होना था। मतलब आप ये सीधा एक शब्द में आप ये कह सकते हैं कि हमारे भारत में पहली बार यहाँ पर क्या होने जा रहा है, इलेक्शन होने जा रहा है। तो वहां पर जब चुनाव होना है, मतलब कि केंद्र में पहुंचने का मौका अब भारतीयों को वहां पर दिया जा रहा है। जब भारतीयों को यह मौका मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती थी कि हम हर तरीके से अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, हर तरीके से अंग्रेजों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, त्याग करेंगे, ऐसा टाइप का कांग्रेस का विचारधारा था। लेकिन इस विचारधारा से हट करके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस से कुछ और भी सदस्य क्या सोचते हैं कि हम स्वराज पार्टी गठन करेंगे और स्वराज पार्टी गठन करके हम ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन में हम भाग लेंगे और जो अंग्रेजों का जो कार्य है, अंग्रेजों का कार्य है, उसको हम क्या करेंगे, वहां पर बाधित करेंगे। मतलब केंद्र तक हम पहुंचेंगे इलेक्शन के माध्यम से और अंग्रेजों के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, वहां पर अड़चन डालेंगे। मतलब वहां पर हम उसको अपने हिसाब से उनके जो भी कार्य है उसको अपने हिसाब से हम अलग दिशा देने का कोशिश करेंगे। ऐसे टाइप से इनकी विचारधारा था। तो इनका भी कहना सही था, ये लोग भी सही सोच रहे थे कि कांग्रेस का मतलब पूर्ण रूप से बहिष्कार करना ही सही नहीं है, बल्कि कांग्रेस का नहीं, अंग्रेजों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना ही सही नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के मतलब कुछ ऐसे भी कार्य किया जाए जिससे अंग्रेजों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें हम बाधा बन करके कुछ हम हमारे लिए अच्छा काम करें। ऐसा टाइप से इनका विचारधारा था। तो वही चीज ये लोग करते हैं। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ये क्या करते हैं कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी गठन करते हैं। स्वराज पार्टी गठन होता है। अच्छा देखो यहाँ पर जो इलेक्शन होने जा रहा है ना, वो इलेक्शन नवंबर 1923 में होता है ना, ध्यान में रखेंगे। इलेक्शन जो होता है वो कब होता है, नवंबर 1923 में होता है। इसको भारत के इतिहास जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर अच्छे से डिटेल में बात करूंगा। यहाँ पर सिंपल आप ये समझिए कि 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ है, स्वराज पार्टी गठन हुआ है और ये स्वराज पार्टी गठन करने के बाद इसी में जो सदस्य थे वही क्या करेंगे, फिर आगे इलेक्शन में भाग लेंगे। चलिए, जैसे अभी आप ये कहते हैं ना कि लोकसभा राज्यसभा इस प्रकार से जानते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन, इसी प्रकार से वहां पर जो केंद्र में बाइकैमरलिज्म सिस्टम लागू किया गया था उसमें बनाया गया था। ठीक है, और प्रांतों में डायरके सिस्टम लागू किया गया था, मतलब कि द्वैत शासन लागू किया गया था, ऐसा टाइप का है। उसको आगे हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, तो यहां तक हमको ये समझ में आएगा कि असहयोग आंदोलन की स्थगन से असंतुष्ट होकर के चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब
कांग्रेस से इस्तीफा देने का जो कारण था या फिर जो स्वराज पार्टी गठन होने का कारण था, इसको मैंने आपको समझा दिया। सिर्फ एकमात्र कारण यह नहीं था कि असहयोग आंदोलन की स्थगन, इसके अलावा और भी कारण थे। ठीक है, ये स्वराज पार्टी या फिर जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये क्या चाहते थे कि मतलब कि अंग्रेजों के काम में हम बाधक बने, बाधा पहुंचाएं। और किसके माध्यम से बाधा पहुंचाएं कि जो अभी इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन में हम भाग लें और जो अंग्रेजों के जो भी कार्य है उसमें हम लोग अड़चन डालें, ऐसा टाइप का था। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन, देखो ये जो डिसीजन लिया गया था ना, मतलब 1 जनवरी 1923 को ये स्वराज पार्टी गठन करने का जो निर्णय लिया गया था, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो असहयोग आंदोलन की स्थगन है वो मैंने बोला कि 12 फरवरी 1922 इस दिन असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ है। और देखो यहाँ पर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी गठन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं देखोगे तो लगभग 1 साल का अंतराल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, लगभग 1 साल का अंतराल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बीच में ऐसी और क्या क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से इनको 1 साल लग गया। तो देखो असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद बहुत सारी चीजें ऐसे हुई जिसमें कहीं ना कहीं देखा है तो कांग्रेस में 2 फूट पड़ना शुरू हो गया था, मतलब कांग्रेस 2 भागों में विभाजित होना शुरू हो गया था। वही जो एक भाग है आगे जाकर के यहाँ पर स्वराज पार्टी के रूप में उभर कर बाहर आया, मतलब 1 जनवरी 1923 में कहीं ना कहीं ये स्वराज पार्टी के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिला। और ये अलग कब हुआ, ये दिसंबर 1922 में हुआ है। ठीक है, जब कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है, ठीक है गया अधिवेशन ध्यान में रखेंगे, ये गया मतलब वो गया वाला अधिवेशन मतलब नहीं है, ये गया अधिवेशन है, गया एक स्थान का नाम है जो कि बिहार में है। तो ये जो गया अधिवेशन हुआ, तो इस गया अधिवेशन के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। ठीक है, इनका प्रमुख उद्देश्य विधान परिषद में प्रवेश करके सरकार की नीतियों का विरोध करना था। ठीक है, मैंने समझाया कि अभी जैसे कि इलेक्शन में भाग लेंगे और विधान परिषद में प्रवेश करेंगे और क्या करेंगे, सरकार की जो भी नीति है, मतलब अंग्रेजों का जो भी नीति है, सारे के सारे नीतियों में क्या करेंगे, लोग विरोध करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी का गठन हुआ। देखिए अब ये स्वराज पार्टी गठन तो हो गया, लेकिन स्वराज पार्टी में हमारे छत्तीसगढ़ से कौन कौन सदस्यों ने भाग लिया था वो हमको यहाँ पर समझना है। अच्छा देखिए यहां पर इसको ठीक है, यहां पर हम लोग ये समझेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रमुख जो भी नेता थे उनको हम लोग नीचे में समझेंगे, लेकिन यहां पर समझिए, देखो स्वराज पार्टी गठन तो हो गया, लेकिन आगे चल करके जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी स्वराज पार्टी को मान्यता दे दी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ समय बाद, जैसे कि जनवरी 1923 में यहाँ पर स्वराज पार्टी गठन हुआ है और सितंबर 1923 में कांग्रेस ने जो स्वराज पार्टी है उसको ही मान्यता दे दी। मतलब कि कांग्रेस और स्वराज पार्टी के बीच में सहमति वहां पर बैठ गई और दोनों एक साथ मिल करके अब यहाँ पर अंग्रेजों के जो भी कार्य है, मतलब सरकार की जो नीतियां हैं उसमें लोग विरोध करना शुरू किए। ठीक है, मतलब इलेक्शन में भाग लेकर के यहाँ पर सरकार की नीतियों क्या करना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू किए। तो सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। इस दौरान स्वराज पार्टी एवं उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, मतलब कि देखो जो स्वराज पार्टी है इसको मान्यता प्रदान कर दी जा रही है, किनके माध्यम से, मतलब किनके द्वारा मान्यता प्रदान की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा। मतलब कहीं ना कहीं देखा है तो ये स्वराज पार्टी जो अलग हुआ था, कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी बना हुआ था, वो अब एक में शामिल हो गए हैं। मतलब कि स्वराज पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके अब यहाँ पर सरकार की नीतियों का, मतलब कि अंग्रेजों की नीतियों का यहाँ पर विरोध करने वाले हैं। मतलब कि इलेक्शन में भाग लेंगे और सरकार की नीतियों क्या करेंगे, लोग वहां पर विरोध करना शुरू करेंगे। कांग्रेस वर्ष 1907 के जैसे एक और विभाजन से बच गई। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 2 विभाजित होने वाला था, कांग्रेस 2 भाग में बंटने वाला था, एक स्वराज पार्टी के रूप में यहाँ पर आगे चल करके बनने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विभाजन से बच गई। जैसे कि यहाँ पर 1907 में हुआ था ना, कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस का सूरत विभाजन जैसा दोबारा यहाँ पर विभाजन होने से बच गई कांग्रेस। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि सितंबर 1923 तक कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को भी मान्यता दे दी। अब स्वराज पार्टी को मान्यता मिल गई, अब जितने भी लोग हैं वो इलेक्शन के लिए यहाँ पर खड़े होंगे। देखो, और नवंबर 1923 के मध्य प्रांत एवं बरार प्रांतीय चुनाव में
इस दल को 70 स्थानों में से 42 सीटें प्राप्त हुई। देखो फिलहाल ये सब स्थान कितना कितना है वो सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे जो मध्य प्रांत और जो बरार वाला जो क्षेत्र है, मतलब कि मध्य प्रांत और बरार वाले क्षेत्र में एक प्रकार से जो प्रांतीय चुनाव जब हुआ तो वहां पर विशेष बहुमत या फिर पूर्ण बहुमत, मतलब पूर्ण बहुमत बोलेंगे, पूर्ण बहुमत किसको प्राप्त हुआ? स्वराज पार्टी के सदस्यों को प्राप्त हुआ, मतलब ये कांग्रेस को प्राप्त हुआ। ठीक है, जो मध्य प्रांत वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो सरकार है वो किसकी बनी? किसकी बनी? तो ये मतलब कि कांग्रेस की बनी। कांग्रेस की या फिर कांग्रेस की बनी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? स्वराज पार्टी का बोलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र भी किसके अंतर्गत शामिल है? यही मध्य प्रांत और बरार वाले क्षेत्र में शामिल है। मतलब कुल मिलाकर देखा है तो यहाँ पर जो सरकार बनी है वो किसकी सरकार बन गई है? कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, मध्य प्रांत वाले जो क्षेत्र है, मध्य प्रांत और बरार वाले क्षेत्र में। अब देखो हमारे छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठित हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल गठित हुई। ठीक, ये बोला जा रहा है। ध्यान में रखेंगे किसका नाम को यहाँ पर? सेठ गोविंद दास का। अच्छा, यहाँ पर इसका मेरे को लग रहा है बैटरी डाउन हो गया है। ठीक है, लैग कर रही है, चलो चल जाएगा 10 मिनट। तो छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन हुआ। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत में देखा जाए तो यहाँ पर कौन थे, किनके द्वारा गठन किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता से स्वराज मतलब कि जो स्वराज दल है उसका गठन किया गया था, तो याद रखेंगे सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन हुआ था। ठीक, ये हुआ। अब छत्तीसगढ़ से प्रमुख कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने स्वराज दल में हिस्सा लिया? तो छत्तीसगढ़ से प्रमुख नेता कौन है? ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ला, शिवदास डागा, घनश्याम सिंह गुप्ता, ठाकुर प्यारेलाल। तो ये सभी नाम को याद रखेंगे। ये नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसको ऐसा भी पूछा जाता है कि आपको जिला का नाम पूछा जाएगा, किस जिले से थे ऐसा बोल करके। जैसे कि ई राघवेंद्र राव, ये हमेशा हम लोग पढ़ते हैं क्या? बिलासपुर। बैरिस्टर छेदीलाल, ये भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिलासपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल, रायपुर। शिवदास डागा, कहाँ देखते हैं शिवदास डागा को? जहाँ तक ये भी रायपुर के हैं। ठीक है, रायपुर से। घनश्याम सिंह गुप्त ये दुर्ग से हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये राजनांदगांव से हैं। ठीक, ऐसा कुछ है। तो इनका नाम और ये कहाँ कहाँ से थे इसको भी दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, हालांकि बीच बीच में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो वो तो याद होते जाएगा। तो जो स्वराज दल का गठन था, स्वराज दल में हमारे छत्तीसगढ़ से जो प्रमुख नेता हिस्सा लिए थे वो कौन कौन से जिले से थे और कौन कौन थे, इस नाम को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर अब ठीक है, पहले इलेक्शन में तो स्वराज दल ने विजय प्राप्त कर लिया, कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल कर ली, स्वराज दल को जीत प्राप्त यहाँ पर हो गई। लेकिन 1925 में, देखो 26 में फिर चुनाव होने वाला है ना, तो 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के स्वराज दल का गठन किए थे। लेकिन ये जो चित्तरंजन दास है इनकी मृत्यु हो जाती है 1925 में। अब जैसे इनकी मृत्यु होती है धीरे धीरे करके स्वराज दल में फूट पड़ जाती है, स्वराज दल बिखर जाता है। ठीक है, स्वराज दल धीरे धीरे क्या हो जाता है? बिखर जाता है। परिणाम स्वरूप स्वराज दल बिखर जाता है, इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद स्वराज दल के बारे में ज्यादा हमको ऐसा कुछ जानकारी नहीं देखने को मिलता है। बस यहाँ पर याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो स्वराज दल है उसका गठन की अध्यक्षता ये सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल गठित किया गया था। ठीक, नाम इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये जो छत्तीसगढ़ से जो प्रमुख नेता थे इनका नाम को एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। और भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो भी पॉइंट हम लोगों ने देखा है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का गठन हुआ था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू इनके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था, है ना। ऐसा जो भी चीजें हैं, कांग्रेस ने स्वराज दल को मान्यता कब दे दी? सितंबर 1923 में दिल्ली के एक अधिवेशन आयोजित हुआ और इसने स्वराज दल को मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, फिर चुनाव यहाँ पर मतलब नवंबर 1923 में हुआ। इस प्रकार से सब चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। चलिए, अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर झंडा सत्याग्रह को समझना है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पेन टेबलेट है भी साथ नहीं देने वाला। ठीक है, चलो देखते हैं, बंद हो जाए तो एडिट करके उसको काटना पड़ जाएगा। ठीक है, ये झंडा सत्याग्रह को हमको समझना है। देखो 1923 तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये झंडा सत्याग्रह को यहाँ पर समझना है।
देखो झंडा सत्याग्रह होने का जो कारण है, जैसे कि हम लोगों ने अभी असहयोग आंदोलन पढ़ा हुआ है, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने असहयोग आंदोलन पढ़ा था। तो असहयोग आंदोलन कितना सफल रहा, उससे कितना हमको बेनिफिट हुआ, या फिर हमारे देश को कितना उसमें लाभ हुआ, कांग्रेस को कितना वहां से लाभ हुआ, असहयोग आंदोलन के रिस्पॉन्स क्या था, लोगों के मन में अब भावना क्या है, सब चीजों को जांच पड़ताल करने के लिए असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई थी। ठीक है, कांग्रेस ने क्या बनाई, एक जांच समिति बनाई, और ये जो जांच समिति है वो जबलपुर पहुंचने वाली थी। मतलब भारत में अलग अलग जाकर के ये जो जांच समिति है वो जांच कर रही थी कि असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या है। तो ये जो जांच समिति है वो जबलपुर टाउन हॉल पहुंचने वाली थी। ठीक, कब, जबलपुर टाउन हॉल कब पहुंचने वाला था, 11 मार्च 1923 को। तो 11 मार्च 1923 को जबलपुर टाउन हॉल में ये जो असहयोग आंदोलन की जो जांच समिति है वो पहुंचती है। तो इसके स्वागत के लिए, किसके स्वागत के लिए, इस जांच समिति के स्वागत के लिए इस जबलपुर जो टाउन हॉल है, जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है ना, तो जबलपुर टाउन हॉल में तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है, तिरंगा वहां पर फहराया जाता है, चरखा युक्त है ना, ऐसे जो तिरंगा था उसमें चरखा था, ऐसे टाइप से इसमें चरखा बना रहता था, गांधी जी का जो चरखा था ना वो ऐसे टाइप से ये तिरंगा फहराते हैं ऐसे। तो जब तिरंगा फहराया जाता है, जिसे अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने उतारने का आदेश दिया, तो जबलपुर के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने क्या किया, इस तिरंगे को यहां से उतारने का आदेश दिया, किंतु कांग्रेस के सदस्यों ने आज्ञा नहीं मानी। ठीक, कांग्रेस के जो सदस्य है वहां पर जबलपुर टाउन हॉल में, उन्होंने आज्ञा को ठुकरा दिया। ठीक, अब जब ये आज्ञा को ठुकराया तो फिर ये जो डिप्टी कमिश्नर है उसके आदेश पर एक पुलिस ने क्या किया, झंडा को उतार करके पैरों तले कुचल दिया। ठीक है, पुलिस अधिकारी आते हैं और क्या करते हैं, झंडा को नीचे उतारते हैं और पैर में कुचल देते हैं। तो जब पैर में कुचलते हैं तो कांग्रेस के जो सदस्य है उसमें क्या हो जाता है, एक उत्तेजना की भावना होती है, मतलब उत्तेजना फैल गई और सत्याग्रह शुरू कर दिया। मतलब ये झंडा सत्याग्रह फिर यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस के जो जितने जो सदस्य थे उनमें क्या हुआ, एक आक्रोश, मन में एक आक्रोश पैदा हुआ और यहाँ पर झंडा सत्याग्रह शुरू करना, मतलब झंडा सत्याग्रह यहाँ पर प्रारंभ कर दिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो तिरंगा झंडा था उसको पैरों तले कुचल करके अपमानित किया गया था। ठीक, यहाँ पर जो अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा पैरों तले कुचल करके अपमानित किया गया था। तो इस वजह से यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिए, झंडा सत्याग्रह शुरू कर दिए। तो झंडा सत्याग्रह देखा जाए तो कहाँ से शुरू हुआ है, जबलपुर से शुरू हुआ है। ठीक, एग्जाम में कभी भी ये पूछा सकता है कि झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ हुआ था, जबलपुर में हुआ था। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो जबलपुर में 11 मार्च 1923 को तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, यहाँ पर झंडा फहराया गया और किस लिए फहराया गया था कि क्योंकि मतलब कांग्रेस की एक जांच समिति जो कि इसकी जांच पड़ताल कर रही थी, असहयोग आंदोलन संबंधित जो भी घटनाक्रम थे उसकी जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आने वाली थी। तो उसी के स्वागत के लिए यहाँ पर जबलपुर में 11 मार्च 1923 को तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जिसको अंग्रेज जो पुलिस है वो क्या कर देते हैं, पैरों तले कुचल देते हैं। चलिए, अब ये झंडा सत्याग्रह यहाँ से प्रारंभ हो गया। तो जबलपुर से तो प्रारंभ हुआ है, 11 मार्च 1923 को जबलपुर में यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। अब यहाँ पर अगला जो झंडा फहराने का जो कार्यक्रम होता है वो 31 मार्च बिलासपुर, ठीक है, हमारे ये बिलासपुर को याद रखेंगे, 31 मार्च 1923 को बिलासपुर टाउन हॉल में झंडा फहराते हैं। ठीक है, बिलासपुर टाउन हॉल में इस प्रकार से एक मीटिंग होता है और वहां पर भी क्या करते हैं, वहां पर भी झंडा फहराते हैं। ठीक है, बिलासपुर में जो प्रांतीय कांग्रेस की जो बैठक होती है उसमें यहाँ पर क्या करते हैं, झंडा फहराया जाता है। ठीक, चलिए, तो एक तो 31 मार्च देख लिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले यहाँ पर 11 मार्च को देखा था। अब ये 31 मार्च को बिलासपुर टाउन हॉल में झंडा फहरा दिया गया। अब इसके बाद यही जो आंदोलन है वो और आगे बढ़ता है। 13 अप्रैल को जमनालाल बजाज के नेतृत्व में राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह वृहद रूप से नागपुर में प्रारंभ होता है। देखो, ये जो झंडा सत्याग्रह छोटे मतलब कि यहाँ पर जबलपुर से स्टार्ट हुआ है ना, इस जबलपुर से स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ तक पहुंच गया, पहले बिलासपुर है ना, मतलब पहले जबलपुर, फिर उसके बाद फिर बिलासपुर, उसके बाद फिर यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर झंडा सत्याग्रह शुरू करने वाले हैं। और जो मुख्यालय था, मध्य प्रांत का जो मुख्यालय था, उसका मुख्यालय क्या था, नागपुर था। तो नागपुर में फिर ये झंडा सत्याग्रह का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये सत्याग्रह को करना शुरू किए। तो यहाँ पर अब एक आदमी नेतृत्व करते, यहाँ पर
आ गए। कौन आ गए? जमुनालाल बजाज। ठीक है, नेतृत्व किसने करना शुरू किया? जमुनालाल बजाज ने नेतृत्व किया और इस झंडा सत्याग्रह को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के नागपुर में वृहद रूप से झंडा सत्याग्रह ये शुरू कर, मतलब कि झंडा सत्याग्रह यहाँ पर अब करना है। तो ये जो नागपुर में झंडा सत्याग्रह किया गया वो कब किया गया है? 13 अप्रैल 1923 को। ठीक है, इस डेट को भी याद रखेंगे। तो ये जो झंडा सत्याग्रह था ये बहुत वृहद स्तर पर किया गया था। अब इसमें हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था और वही लोग हैं जो लोग रायपुर में जो सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था वहां पर जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। धमतरी से बहुत सारे लोग थे ना, मैंने बताया था लगभग धमतरी से 33 लोगों के आसपास थे जिन्होंने रायपुर का जो सत्याग्रह आश्रम था उसमें उन्होंने क्या किया था? प्रशिक्षण प्राप्त किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जो रायपुर में जो सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था वहां पर। तो इस जो सत्याग्रह आश्रम से जो सत्याग्रह प्राप्त किए हुए जो लोग थे उन्होंने क्या किया? नागपुर में जो झंडा सत्याग्रह हुआ वहां पर पहुंच गए हिस्सा लेने के लिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ से झंडा सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए जो लोग पहुंचे थे वो मुख्य रूप से कहां से थे? धमतरी वाले क्षेत्र से ज्यादा थे। ठीक है, धमतरी रायपुर वाले क्षेत्र से ज्यादा थे, जिसमें यहाँ पर देखो श्यामलाल सोम है, परदेसी राम ध्रुव है, विशंभर पटेल है, पंचम सिंह है ना, और यहाँ पर शोभाराम है, राम दुलारे है, सखाराम है। तो ये प्रमुख लोग हैं जिनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से आप ट्रिक बनाइए या फिर और किसी भी तरीके से करिए, लेकिन हम लोगों ने क्या समझा है कि जो धमतरी वाले क्षेत्र से जो मुख्य रूप से जो भी सत्याग्रह आश्रम से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वही लोग मुख्य रूप से यहाँ पर थे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर श्यामलाल सोम है और यहाँ पर विशंभर पटेल वगैरह है, पंचम सिंह है। तो इन सब का जो मुख्य जो नाम उनको नाम याद रखेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ से नागपुर झंडा सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए कौन कौन पहुंचे थे तो ये सब नाम को याद रखेंगे। ठीक है, ये सब नाम को आपको याद रखना होगा। और नागपुर में जो झंडा सत्याग्रह हुआ है वो कब हुआ है? 13 अप्रैल 1923 को हुआ है। नागपुर में हुए इस सत्याग्रह में धमतरी से सर्वाधिक लोगों ने भाग लिया। ठीक है, धमतरी से सर्वाधिक लोगों ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व करता कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था रायपुर में उसके भी मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा भी स्थापित किया गया। तो इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। ये सभी लोगों ने क्या किया? नागपुर जो झंडा सत्याग्रह उसमें हिस्सा लिया। चलिए, और नेतृत्व किसने किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। अब यहां पर देखिए, ये झंडा सत्याग्रह राष्ट्रीय स्तर पर जो कहां हुआ है? नागपुर में हुआ। ठीक, नागपुर जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में यहाँ पर किया गया। उसके बाद होता क्या है? जमुनालाल बजाज को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जब पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं तो लोगों के मन में और आक्रोश की भावना आ जाती है। लोग और क्या करते हैं? इस आंदोलन को और वृहद रूप में फैलाना शुरू कर देते हैं। तो 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में देशव्यापी आंदोलन होता है। अभी तो सिर्फ नागपुर तक सीमित था, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उसको आंदोलन को ले जाने की कोशिश किया गया था नागपुर में जो वहां पर झंडा सत्याग्रह किया गया था उसको। लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। अंततः 17 अगस्त 1923 को सरदार पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह का समापन हुआ। ठीक है, झंडा सत्याग्रह का समापन कब हुआ है? तो 17 अगस्त 1923 में ये झंडा सत्याग्रह समापन हुआ है और सरदार पटेल के जो नेतृत्व है उसमें इस झंडा सत्याग्रह का समापन वहां पर किया गया। ठीक, चलिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस की विजय हुई थी, मतलब कि अंग्रेजों ने वहां पर अनुमति प्रदान कर दी गई थी कि ठीक है आप झंडा वहां पर फहरा सकते हैं ऐसा बोल करके। चलिए, तो यहाँ पर देखो कितने सारा यहाँ पर काम हुआ, मतलब झंडा सत्याग्रह में क्या क्या हुआ। तो देखो झंडा सत्याग्रह में एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो मेन पॉइंट है ना यही है। इतने में हमारा झंडा सत्याग्रह समाप्त हो चुका है। देखो, तो एक कांग्रेस की जो जांच समिति थी वो कहां पहुंचने वाली थी? जबलपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश में जबलपुर पहुंचने वाली थी, जो कि यह जांच कर रहे थे कि जो असहयोग आंदोलन का जो भी था असहयोग आंदोलन उसका परिणाम किस प्रकार से था। इसको जांच करने के लिए अब इस प्रकार से देश में अलग अलग जगह में घूम रही थी और ये कहां पहुंचने वाली थी? जबलपुर टाउन हॉल पहुंचने वाली थी। तो जबलपुर टाउन हॉल में इसके स्वागत के लिए, मतलब असहयोग आंदोलन संबंधी जो जांच समिति थी उसके स्वागत के लिए जबलपुर टाउन हॉल में क्या करता है? झंडा फहराया जाता है और उस झंडे को एक पुलिस अधिकारी क्या करते हैं? झंडे को नीचे उतार करके पैर में कुचल देते हैं। इस वजह से लोगों में आक्रोश की भावना आ जाती है। आक्रोश मतलब फिर झंडा सत्याग्रह क्या कर देते हैं वो लोग शुरू कर देते हैं
और झंडा सत्याग्रह ये शुरू कब हो रहा है? 11 मार्च को हो रहा है। इसी दिन क्या झंडा फहराया गया था और इसी दिन क्या हो रहा है? 11 मार्च को ही झंडा सत्याग्रह शुरू हो रहा है। कहाँ से? जबलपुर से। बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह कब मनाया गया? 31 मार्च को। इसके बाद नागपुर में 13 अप्रैल को, ठीक है, नागपुर में 13 अप्रैल को झंडा सत्याग्रह मनाया गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग पहुंचे थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी क्या, पंडित सुंदरलाल शर्मा का नेतृत्व में यहाँ पर 13 अप्रैल को नागपुर पहुंचे थे झंडा सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। विशंभर पटेल, शोभाराम, बहुत सारा नाम वहां पर जो देखे ना, वही सभी। और इसके बाद एक और क्या होता है, 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में देशव्यापी आंदोलन होता है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? सरदार पटेल करते हैं। नागपुर में जो यहाँ पर झंडा सत्याग्रह हुआ था 13 अप्रैल को, इसका नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज ने किया था। जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर सरदार पटेल ने नेतृत्व को संभाल लिया और 18 जून को झंडा दिवस के रूप में पूरे देशव्यापी आंदोलन किया जाता है। और 17 अगस्त 1923 को सरदार पटेल के जो नेतृत्व है उसके नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह को समापन हो जाता है, ठीक। ऐसा टाइप के यहाँ पर हम लोगों ने इन सब चीजों को समझते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इस राज्य मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये बिलासपुर से हुआ है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो व्यापम में पूछा गया 2021 के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और भी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वही क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लेकर के मतलब आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो रिपीटेड नहीं है, मतलब जो बार बार रिपीट हुआ है ना, तो रिपीटेड क्वेश्चन को डालने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन से एक क्वेश्चन में यहाँ पर डाल दिया हूँ, यही क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ से मतलब छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयं सेवक पहुंचे थे? ठीक है, मतलब कि जो सत्याग्रही जो है छत्तीसगढ़ के कौन से हिस्से से अधिक लोग पहुंचे हैं? ये हम लोगों ने क्या देखा था? धमतरी से पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में इस प्रकार से झंडा सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से झंडा सत्याग्रह हमारे समाप्त होता है। और अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अब इसके बाद देखिए 1923 से लेकर के 1930 तक के और जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको समझना है। और उसके बाद 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाएगा। फिर हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो जंगल सत्याग्रह हुआ है उन सबको हमको समझना है, ठीक है। जंगल सत्याग्रह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको हमको अच्छे से पढ़ना होगा, देखिए। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन, ठीक, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन। ये काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में, ठीक। इस प्रकार जब आप लोग भारत का नक्शा बनाएंगे तो ये कुछ इस वाले हिस्से में है काकीनाडा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर काकीनाडा है ना। तो ये जो काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन होना था 1923 में। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो यहाँ पर देखा है तो हमारे ये छत्तीसगढ़ से पास में है, मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर और धमतरी वाले लोग यहाँ पर हैं और वहाँ से क्या होंगे, यहाँ से काकीनाडा अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग क्या करते हैं, नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में बस्तर के रास्ते, इस प्रकार से बस्तर के रास्ते ये लोग काकीनाडा पहुंच जाते हैं, ठीक है, अधिवेशन में भाग लेने के लिए। तो काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए बस्तर के रास्ते जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ से सदस्य पहुंचते हैं वो पैदल यात्रा में निकलते हैं, पैदल चढ़ कर कहाँ जाते हैं, काकीनाडा अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही पॉइंट है। इसमें ये थोड़ा देखा है तो सबसे हटकर है, मतलब कि पैदल के रास्ते, मतलब पैदल यहाँ पर बस्तर के रास्ते काकीनाडा अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए अब इसके बाद देखिए बेलगांव अधिवेशन। तो अब 1924 में क्या होता है, बेलगांव अधिवेशन होता है। तो ये जो बेलगांव अधिवेशन है, ठीक है, ये कर्नाटक में है ना, ध्यान में रखेंगे। तो यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। ये पॉइंट हमारे भारत के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए खादी प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अछूतोद्धार गांधी जी ने प्राथमिकता दिया था। मतलब इन सभी पॉइंट को क्या किया था, गांधी जी ने प्राथमिकता दिया था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए अछूतोद्धार है, ठीक है, अछूतोद्धार है, मतलब कि दलित उत्थान के लिए गांधी जी काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दलित उत्थान के लिए क्या करेंगे, गांधी जी काम करना शुरू करते हैं, अछूतोद्धार यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर
अब देखो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये जो बेलगाम अधिवेशन है, इस बेलगाम अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण, नथुजी जगताप, ये लोग पहुंचे रहते हैं। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन में ये लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचे रहते हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ठीक है, देखो पंडित सुंदरलाल शर्मा पहले ही दलित उत्थान, सामाजिक जो भी क्रियाकलाप है उन सब में पहले से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। दलित उत्थान के लिए या फिर अछूतोद्धार के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे थे ये पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, ऐसा टाइप का है। तो आगे हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम लोग देखेंगे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को यहाँ पर जो गांधी जी का जो कार्य है, ये जो बेलगाम अधिवेशन में जो भी पॉइंट गांधी जी ने रखा था, ये सभी पॉइंट, ये सभी बिंदुओं पर जब गांधी जी ने बात किया तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा। और गांधी जी से प्रभावित होकर के इन्होंने जब छत्तीसगढ़ ये जब आए तो छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से बहुत सारा कार्य करना शुरू कर दिए। ठीक, तो बेलगाम अधिवेशन से हमको सिर्फ एक पॉइंट जानने को मिलता है कि जो गांधी जी ने अध्यक्षता किया, तो गांधी जी ने ये जो भी पॉइंट हम लोगों ने देखा, खादी प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता और ये अछूतोद्धार, ये सबको प्राथमिकता दी। ठीक, गांधी जी ने प्राथमिकता दी, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऊपर पड़ा। और छत्तीसगढ़ जब वापस लौटे पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो उन्होंने फिर अछूतोद्धार कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। ठीक, तो गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा है अछूतोद्धार कार्यक्रम से प्रभावित होकर के पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 8 नवंबर 1925 को, ठीक है, 8 नवंबर 1925 को राजिम में अछूतोद्धार हिंदू महासभा का गठन किया। ठीक है, अछूतोद्धार हिंदू महासभा का आयोजन इनके द्वारा किया गया। ठीक, इनके द्वारा किया गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। कहाँ पे? राजिम में। ठीक है, राजिम वाले क्षेत्र से ये थे, धमतरी राजिम वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अछूतोद्धार हिंदू महासभा का गठन वहां पर किया गया। ठीक, कब किया गया देख लीजिएगा, 8 नवंबर 1925 को। डेट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसको देखें, 23 नवंबर को शर्मा जी ने, मतलब कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, 23 नवंबर को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अछूतोद्धार के उद्देश्य से राजिम में राजीव लोचन मंदिर प्रवेश की योजना रखी। ठीक है, मतलब कि राजिम कहाँ है? गरियाबंद में। अभी वर्तमान में कहाँ है? गरियाबंद में है। तो जो राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर है, उस राजीव लोचन मंदिर में मंदिर प्रवेश की योजना बनाई। ठीक है, मतलब कि अछूतोद्धार, जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको छुआछूत की भावना से देखा जाता था, उन लोगों को लेकर के फिर मंदिर में प्रवेश करने की भावना इन्होंने वहां पर मतलब योजना इन्होंने बना ली। किन्होंने बना ली? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। ठीक है, मतलब शर्मा जी ने, मतलब कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इस प्रकार से इन्होंने एक योजना बनाई। और उनका योजना जो बनाया गया था वो 23 नवंबर 1925 को था। मतलब कि ये जो 23 नवंबर 1925 को ये क्या करना चाहते हैं कि मंदिर प्रवेश करना चाहते हैं। कौन सा मंदिर? राजीव लोचन मंदिर। ठीक है, राजीव में जो मंदिर है ना, वो प्रवेश करने की योजना इनका कब का बना? 23 नवंबर 1925 को। तो इस योजना के तहत क्या करना है? मंदिर प्रवेश करना है, राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश करना है। लेकिन राजीव लोचन मंदिर के जो प्रवेश द्वार है वहां पर पुलिस तैनात कर दिया गया था। ठीक है, पुलिस वहां पर बंदूकधारी पुलिस को तैनात कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, या फिर जो भी और लोग हैं उनके द्वारा। तो ये पुलिस की तैनाती को देख करके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी सोचते हैं कि नहीं, ये थोड़ा रिस्की काम है। ये सोच करके उसी मंदिर के पास है, मतलब कि राजीव में जो राजीव लोचन मंदिर है उसी के पास में एक राम मंदिर भी है। ठीक है, ये एक राम मंदिर, हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल्चरी वंश वगैरह जब देख रहे थे, तो वहां पर इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, राम मंदिर के बारे में मैंने आपको समझाया था कि राजीव लोचन मंदिर के पास में क्या बनाया गया है, एक राम मंदिर का भी निर्माण किया गया है। ऐसा टाइप से हम लोगों ने देखा है। तो राजीव लोचन मंदिर के पास में एक जो राम मंदिर है, वहां पर इन्होंने क्या की? प्रवेश दिलवाई। ठीक, किनको प्रवेश दिलवाई? ठीक है, तो ये इस प्रकार से इन्होंने प्रवेश करने की जो योजना बनाई थी, वो प्रवेश करने की योजना इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज करके। कैसा चेंज किया कि राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश ना करके कहाँ प्रवेश करवाए लोग, जो उसी के पास में राम मंदिर है वहां पर इन्होंने प्रवेश दिलवाया। चलिए, अब देखो, इससे पहले भी जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है उन्होंने कार्य कर लिया है, मतलब और बहुत सारे कार्य किए थे अछूतोद्धार के लिए। इन्होंने और क्या किया था पहले? इससे पहले इन्होंने 1918 में सतनामी समाज का वृहद सभा का आयोजन किया था। ठीक है, और उन्हें जनेऊ धारण करवाया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जनेऊ धारण वाला पॉइंट को। ठीक है, सतनामी समाज में एक इन्होंने क्या किया? वृहद सभा। ठीक है, सतनामी समाज की वृहद सभा का आयोजन इनके द्वारा किया गया।
और क्या किया, उनको जनेऊ धारण करवाए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जनेऊ धारण वाला जो कार्य है वो कब किया गया था, 1918 में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी सामाजिक कार्य है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। तो 1918 में ये काम हुआ था और 1925 में यहाँ पर ये जो भी काम हो रहा है, राजीव लोचन मंदिर प्रवेश की योजना बनाई थी, वो योजना हम लोगों ने देखा। अब देखिए आगे, जब गांधी जी का द्वितीय आगमन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, प्रथम आगमन हम लोगों ने 1920 को देखा था, कंडेल नहर सत्याग्रह जो भी हुआ था ना, उस समय गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था। और गांधी जी का द्वितीय जो आगमन होता है वो 1923 में होता है। 1923 में जब गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ दूसरी बार आते हैं, तब पंडित सुंदरलाल शर्मा के कार्यों को देख करके, ये फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा के जो पास्ट में जो भी किया गया जो भी कार्य है उनको जानने के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु की उपाधि देते हैं। ठीक, गांधी जी गुरु की उपाधि दे रहे हैं किनको, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो गांधी जी क्या करते हैं अपने द्वितीय आगमन में, मतलब कि छत्तीसगढ़ द्वितीय आगमन जब उनका होता है तो वो पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु की उपाधि देते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ गांधी कहा जाता है। ठीक, इन्हीं सब चीजों के कारण, मतलब इन्हीं सब जितना भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, इन्हीं सब पॉइंट की वजह से हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ गांधी किसको बोलते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को बोलते हैं। ठीक, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में, ये सभी चीजों को। चलिए अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखें, और क्या किया गया था, मतलब कि 1930 से पहले पहले और क्या घटना हुआ उसमें। यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है, रायपुर में यूथ लीग का गठन किया गया था। ठीक, ये भी मतलब ये पॉइंट भी अभी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद ध्यान में रखेंगे। तो रायपुर में एक यूथ लीग का गठन किया गया है। जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, 1927-28 के आसपास देखेंगे तो बहुत सारी क्रांतिकारी जो घटनाएं हो रही थी। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में भी जितने भी जो यूथ थे, जितने भी जो युवा थे, उन सब मिल करके यूथ लीग का एक गठन करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, यति रतन लाल हैं और मौलाना अबुल कलाम रऊफ है। तो इन सब के द्वारा मिल करके एक क्या किया जाता है, यूथ लीग का गठन किया जाता है वर्ष 1928 में। तो ये वर्ष 1928 को याद रखेंगे, कब किया गया था, तो 1928 में रायपुर में किया गया था। ठीक है, रायपुर में ये यूथ लीग का गठन किया गया था। और इसमें यहाँ पर ये 3 नाम जो है इंपॉर्टेंट है, इस नाम को पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यति रतन लाल और मौलाना अब्दुल रऊफ। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों नाम को याद रखेंगे। तो रायपुर में यूथ लीग का भी गठन हो गया। अब इसके बाद हमको अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण है 1930 से लेकर के 1931 तक, इसको हमको आगे समझना है। ठीक है, और इसके बाद फिर द्वितीय चरण देखना है। इस प्रथम चरण में हमको बहुत सारे जंगल सत्याग्रह के बारे में बात करना है। ठीक है, जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा आज का क्लास को समाप्त करते हैं, है ना। आज हम लोगों ने झंडा सत्याग्रह वगैरह के बारे में डिस्कस किया और स्वराज पार्टी वगैरह हम लोगों ने देखा। स्वराज पार्टी देख लिया 1923 में। 1923 में ही यहाँ पर मार्च अप्रैल के महीने में ये झंडा सत्याग्रह देख लिया। झंडा दिवस देख लिया हम लोगों ने जून में, 18 जून 1923 को। और फिर 1923 से लेकर के आगे 1930 तक की जो भी घटनाएं हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझा। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ से क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, बाकी फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिस्कस करेंगे।